नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूँ रिचा अनुरोध और देश दिन भर में आज सबसे पहले बात करेंगे पड़ोसी देश नेपाल में हुई भयानक त्रासदी की। हम आपको दिखा रहे हैं 6 तस्वीरें। अब तक नेपाल में आए भूकंप से 3700 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 6000 लोग जख्मी हैं। वहीं नेपाल में घायलों के इलाज में काफ़ी मुश्किलें आ रही हैं, क्योंकि अस्पतालों में जगह नहीं है और टेंट में मरीजों का इलाज किया जा रहा है। भूकंप के दौरान माउंट एवरेस्ट पर बेस कैंप की तबाही का एक वीडियो भी सामने आया है, जो दिल दहला देने वाला है। नेपाल में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए भारत की ओर से लगातार मदद भेजी जा रही है और आज संसद में भूकंप में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही काठमांडू एयरपोर्ट पर लोगों की भारी भीड़ होती जा रही है, जो अपने अपने वतन लौटना चाहते हैं। तो अब हम आपको कुछ अपडेट्स बता दें नेपाल के भूकंप से जुड़े हुए। अभी तक 3726 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। 6000 से ज़्यादा लोग घायल हैं। भारत में भी जो भूकंप के झटके यहाँ महसूस किए गए थे, उत्तर प्रदेश, बिहार में 72 लोगों की मौत हो चुकी है और 280 लोग घायल हुए हैं। नेपाल में एक बुरी खबर यह है कि अगले 2 दिन बारिश की आशंका है। भारतीय वायुसेना के 20 विमान राहत कार्य में जुटे हुए हैं और साथ ही भारत ने वहां राहत के लिए एक UAV अनमैन्ड एरियल व्हीकल भी भेजा हुआ है और विमानों से लोगों को भारत लाने का काम लगातार जारी है। NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की 12 टीमें नेपाल में राहत कार्य में जुटी हुई हैं। साथ ही NDRF को 38 वाहन मुहैया कराए गए हैं। सड़क के रास्ते बसों से भी लोगों को वापस भारत लाने का काम चल रहा है। आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में नेपाल के भूकंप पर बयान दिया और मारे गए लोगों को संसद में श्रद्धांजलि दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रात 8 बजे समीक्षा बैठक भी बुलाई है। एम्स और सफदरजंग के डॉक्टरों की टीम नेपाल भेजी जा रही है और साथ ही भारत की तरफ से जो मदद की जा रही है, उसका नाम है ऑपरेशन मैत्री। उसका मुख्यालय काठमांडू में बनाया गया है। और नेपाल में आज मौसम साफ होने की वजह से राहत अभियान में तेजी रही। त्रासदी के तीसरे दिन NDRF की 12 टीमें काठमांडू और आसपास के इलाकों में जोर शोर से बचाव कार्य में जुटी रही हैं। इसके अलावा एक मानव रहित विमान UAV भी प्रभावित इलाकों के हवाई सर्वे के लिए भेजा गया है। नेपाल में भूकंप से अब तक 3700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 6000 से ज्यादा लोग जख्मी। घायलों के इलाज में काफी मुश्किल आ रही है, क्योंकि अस्पतालों में जगह नहीं है और डॉक्टरों की किल्लत। इस बीच नेपाल में फंसे भारतीयों को निकालने का सिलसिला लगातार जारी है। इंडियन एयरफोर्स के मुताबिक अब तक 2500 से ज्यादा लोगों को भारत लाया जा चुका है। वहीं नेपाल में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए भारत से और मेडिकल टीमें, इंजीनियर टास्क फोर्स के साथ कंबल, टेंट जैसे दूसरे राहत के सामान नेपाल भेजे जा रहे हैं। सचमुच जो तत्परता गृह मंत्री होने के नाते मुझे दिखानी चाहिए थी, जो जानकारी मेरे पास पहले होनी चाहिए थी, वह नहीं हो पाई। और इसका उल्लेख मैं इसलिए करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो तत्परता दिखाई और तुरंत यह फैसला किया कि तुरंत इस संकट में घड़ी में लोगों की मदद करने के लिए हमको बैठक बुलानी चाहिए, उन्होंने बैठक बुलाई है। भूकंप की त्रासदी झेल रहे नेपाल को भारत पूरा सहयोग दे रहा है। नेपाल में भूकंप से मची तबाही पर संसद में शोक जताया गया। आज सत्र शुरू होते ही 2 मिनट का मौन रखकर पूरी संसद ने तबाही में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन को प्रधानमंत्री की तत्परता के बारे में जानकारी दी। PM मोदी शनिवार को भूकंप के बाद से ही मदद को लेकर लगातार बैठकें कर रहे हैं। आज भी रात 8 बजे PM ने बैठक बुलाई है। और नेपाल तबाही के जलजले के नीचे कई जिंदगियां दब गई हैं, जिसकी जो तस्वीरें आ रही हैं वो दिल दहला देने वाली हैं। कईयों के अपने हमेशा हमेशा के लिए उनको छोड़ के चले गए, कईयों के अपने लापता हैं। जिन्हें अपनों की खबर नहीं है, उनकी तलाश में दर-बदर भटक रहे हैं और जिन्होंने वो खौफ का मंजर अपनी आंखों के सामने देखा है, वो अभी तक खौफजदा हैं। इनके रोने की वजह भी है। प्रकृति ने जिस जगह को खास वक्त में सजाया, संवारा और बसाया, जिसे स्वर्ग की मूरत थी, वहीं आज नर्क जैसा मंजर है। हर तरफ मलबों का ढेर और उन मलबों से लाशों को तलाशने की कोशिश। ऐसे ही एक शख्स हैं राजकोट के हर्षद भाई, जो परिवार के साथ गए तो थे बेहतर वक्त बिताने, लेकिन लौटे हैं तो हर शख्स के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। मौत को मात देने वाले इन खुशकिस्मत को लगता है मानो मौत ने उन पर रहम कर दी हो। इनके मोबाइल फोन के कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई, जरा उसे फिर से देखिए।
हर्षद भाई उस मंजर को अब भी नहीं भूले हैं। पूरा मार्केट में ऐसी जगह पे कुतुब मीनार आके बहुत सारा भीड़ रहता है उधर, कि पूरा लोग उधर ही जैसे टूरिस्ट जाता है तो उधर ज़्यादा तक जाता है, क्योंकि ऊपर 200 फुट के ऊपर है, ऊपर चढ़ के पैरी से सीढ़ी से जाने का, और ऊपर पूरा नज़ारा उधर से दिखता है काठमांडू का। वो पूरा नज़र के सामने ऐसे गिरा ना कि ऐसे अभी देखते हैं तो ऐसे कंपन होता है शरीर के अंदर के। अब हम नज़र के सामने कुदरत ने ऐसा अच्छा हम लोग को कुछ किया होगा तो हम लोग बच के हम वतन पे आ गए। अभी सुना आपने, इन्हें मौत का खौफ नहीं था, ये तो खुद को मरा हुआ मान चुके थे। बस इन्हें चिंता इस बात की थी कि इनकी सही पहचान हो जाए। हालांकि ये खुशकिस्मत निकले और हर्षद भाई जैसे कुछ लोग और भी हैं जो खुशकिस्मत थे, जिनकी किस्मत ने उनका साथ दिया और उस भूकंप की तबाही के बीच भी वो बच गए। नेपाल से अहमदाबाद लौट चुके इस परिवार को देखिए, एयरपोर्ट से बाहर कदम पड़े भी नहीं थे कि अपनों को देखकर आंखें छलक पड़ी। ऐसे गले मिलती मानो दूसरी जिंदगी मिली हो। हमको तो ऐसा लगा अब हम घर पे पहुंच ही नहीं सकेंगे, ऐसा हो गया था, सारा हिल रहा था और रास्ते भी इतने बड़े बड़े पत्थर थे। काठमांडू में आए उस दिन रात को, फिर पूरी रात हमने लग्जरी में बिताई, तो वहाँ पे भी उसी रात में 9 झटके आए थे। बस में बैठे थे हम, इतनी आवाज। आंसू की जुबानी ही यहाँ सब कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि शब्द मानो गुम हो चुके हैं। निश्चित तौर पर एक डरावना पूरा दिन रहा होगा उस दिन का, अभी मैं नहीं बोल पाऊंगा। आप देख सकते हैं कि ये परिवार के साथ मिलकर निश्चित तौर पर अभी वो कहने की स्थिति में नहीं, हम समझ सकते हैं कि उन पर क्या कुछ गुजरी होगी। नेपाल में आए भूकंप में किसी पर दुखों का पहाड़ टूटा, किसी ने अपना सब कुछ गंवा दिया, किसी ने अपने सगे संबंधियों को गंवा दिया, तो कोई बचकर लौट आया। तो भले ये लोग सदमे में दिख रहे हैं, लेकिन ये खुशकिस्मत हैं कि इनकी जान बच गई, इनके अपने वापस आ गए। कई लोग ऐसे भी हैं जो दिन रात सिर्फ अंदेशे में जी रहे हैं, क्योंकि इनके अपने का कोई पता नहीं चल पा रहा है और वो उम्मीद की लौ जलाए बैठे हैं। हैदराबाद के इस परिवार की यही हालत है। पहाड़ पर चढ़ने की धुन को लेकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बेटी नीलिमा नेपाल पहुंची। रास्ते से कई बार बातें हुई, विमान से उसने फोटो भी भेजा, लेकिन अब कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। बस उसकी यादें हैं, चंद तस्वीरें हैं और आखिरी बातचीत के वो शब्द जो अब भी कान में गूंज रहे हैं। 22 तारीख वेडनेसडे को जो है उन्होंने जो है उनका मम्मी से बात करी, तो बोली कि मैं 4600 मीटर्स ऊंचा पे हूँ सी लेवल से, वहाँ से सिग्नल नहीं मिलता, इसलिए मैं इमरजेंसी नंबर दे रहा हूँ बोल के दे दी, मगर उसके बाद भूकंप के बाद वो काम नहीं कर रहा है। इस परिवार के लिए तसल्ली की बात यही है कि भारत सरकार ने इन्हें बेटी के सुरक्षित जगह पर होने का भरोसा दिया है। भारत सरकार केवल नेपाल में फंसे हिंदुस्तानियों के लिए ही चिंतित नहीं है। भारत सरकार इस मौके पर अपने पड़ोसी के हर दर्द को साझा कर रही है। संसद के दोनों सदनों में नेपाल के हालात पर न केवल चिंता जताई गई, बल्कि पीड़ितों को श्रद्धांजलि भी दी गई। भारत सरकार ने सेना, एनडीआरएफ के अलावा हर तरह की मदद दी है। हम तो बस सब मिलकर यही दुआ कर सकते हैं कि जो लोग अब किसी अपने को तलाश रहे हैं, उनको जल्द से जल्द अपनों का पता मिल जाए। वैसे नेपाल में भूकंप से हिंदुस्तान में भी भारी तबाही हुई है। अब तक 72 लोगों की जान जा चुकी है और जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान बिहार में हुआ है। नेपाल में आए भूकंप ने भारत में भी अपनी छाप छोड़ी है। भारत में भूकंप से मौत का आंकड़ा बढ़कर 72 हो गया है, वहीं 250 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। भूकंप का सबसे ज्यादा असर बिहार पर पड़ा, जहां 56 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। वहीं यूपी में भी 12 लोगों की मौत हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में 3 और राजस्थान में 1 मौत की पुष्टि हुई है। भूकंप के डर से यूपी, बिहार में आज और कल स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बिहार में एनडीआरएफ की 4 टीमें तैनात की गई हैं। वहीं यूपी में भी एनडीआरएफ की टीम मौजूद है। इसके अलावा सरकार ने लोगों को अफवाह नहीं फैलाने की सलाह दी है। बस इतना ही सबसे अपील करना चाहूंगा कि अफवाहों में लोग न जाएं। बस। भारत में भूकंप प्रभावित लोगों के लिए केंद्र ने मुआवजे की रकम बढ़ाकर हर पीड़ित परिवार को 6 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। और नेपाल में आए भूकंप के बाद से वाराणसी से नेपाल बस सेवा बंद कर दी गई है। अगले 2 दिनों के लिए फिलहाल जानकारी की सेवा बंद की गई है और इसकी ऑनलाइन बुकिंग भी बंद है। वाराणसी से नेपाल जाने वाली मैत्री बस सेवा 29 अप्रैल तक नेपाल जाने वाले यात्रियों के लिए बंद रहेगी। इसके लिए वाराणसी रोडवेज ने 28 अप्रैल तक ऑनलाइन बुकिंग सेवा को भी बंद कर दिया है। रविवार को नेपाल से लौटी बस में कोई यात्री बनारस नहीं आ पाया। बस पूरी तरह से खाली ही बनारस तक आई, जिसके मद्देनजर रोडवेज के अधिकारियों ने नेपाल में आम जनजीवन सामान्य होने तक बस सेवा रोकने का फैसला लिया है। रोजाना नेपाल जाने वाली बस सेवा बंद होने के बारे में जब वाराणसी के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक से बंद होने की जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने मेंटेनेंस की बात कही।
उनका कहना है कि भूकंप से इसका कोई लेना देना नहीं है। उनका दावा है कि 30 अप्रैल से नेपाल जाने वाली मैत्री बस सेवा को बहाल कर दिया जाएगा। आपको बता दिया ना कि मेंटेनेंस ड्यूटी है, इसलिए गाड़ी रोक दी गई है। 30 तारीख को अपने से समय पर जाएगी। वैसे नेपाल की भयानक तबाही में भी हिंदुस्तान के कई लोग लापता हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 2 परिवारों के लोगों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। उनके परिवारों में खौफ कायम है कि पता नहीं वो लोग कहाँ हैं, कैसे हैं, किस हाल में हैं। बिलासपुर के निराला नगर में रहने वाले पांडे परिवार खौफ में है। दरअसल सीएमडी कॉलेज के रिटायर्ड प्रोफेसर सूरज प्रसाद पांडे काठमांडू में पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए निकले थे और 24 अप्रैल को उन्होंने अपने परिजनों से फोन से संपर्क कर काठमांडू पहुंचने की जानकारी दी थी। लेकिन 25 अप्रैल को आए भूकंप के बाद उनसे किसी तरह का संपर्क नहीं हो सका है। अपने पिता की तलाश में उनका एक बेटा नेपाल के लिए रवाना हो गया है। किसी भी प्रकार के अभी तक तो कोई जानकारी नहीं आई है और आज अभी भी सुबह अभी स्विच ऑफ ही बता रहा है उनका। और हमारे भाई साहब वहाँ निकल चुके हैं काठमांडू के लिए उनको खोजने के लिए, पर जगह का पता नहीं होने के कारण उनको भी परेशानी आएगी। तो मोबाइल नंबर से ट्रेस होकर जगह पता लग जाती तो ढूंढने में बहुत आसानी होती। उधर सतना के रत्नेश पांडे भी लापता हैं। रत्नेश पांडे एशियन ट्रैकिंग कंपनी द्वारा माउंट एवरेस्ट में भेजे गए 14 सदस्यीय पर्वतारोही दल के सदस्य के रूप में शामिल थे। रत्नेश पांडे एक निजी टेलीकॉम कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर इंदौर में कार्यरत है। रत्नेश पांडे ने अपने परिवार के लोगों से अंतिम बार बात 23 अप्रैल को फोन कर की थी। तब उन्होंने एवरेस्ट की ट्रैकिंग शुरू होने की बात बताई थी, लेकिन तब से उनका कोई पता नहीं चल सका है। मैं कंपनी को फोन लगाता हूँ, कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा, न कोई रिस्पांसिबल पर्सन मिल रहा। इंडिया गवर्नमेंट को फोन लगाते हैं, वहाँ विदेश मंत्रालय जो होता है वहाँ का नंबर है, वहाँ भी कोई नहीं फोन उठाते हैं। कल कई लोग हम लोग फोन लगाए। और अब अगर बात की जाए उन नेपाली परिवारों की जो रहते तो हिंदुस्तान में है और उनका अपने परिवारों से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। जम्मू में 2000 नेपाली परिवार रहते हैं और वो अपने रिश्तेदारों को लेकर फिक्रमंद है क्योंकि बहुतों का अपने परिवारों से कोई संपर्क, कोई बातचीत नहीं हो पाई है। जम्मू के गोरखा नगर में लेखीराम और उसकी पत्नी रहती है। उनके दोनों बेटे काठमांडू में रहते हैं। भूकंप के बाद से दोनों लापता हैं और उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया है। बड़े बेटे की पत्नी से उनका संपर्क हो रहा है, लेकिन बेटों से बात नहीं हो पाने की वजह से वो परेशान है। लेखीराम के दोनों बेटे काठमांडू में काम करते हैं। उनमें से एक होटल में मैनेजर है और दूसरा पढ़ाई करता है। एक बेटे की शादी हो गई है। जिस दिन से भूकंप आया आपने टीवी में देखा, तबाही हुई है, उसके बाद आपने आपकी बहू या किसी बच्चे से बात? नहीं, किसी से इतनी बात नहीं हुई। तो क्या चाहते कि अभी सरकार क्या करे? बच्चे चाहिए, सही चलो। अभी 1 महीना गया हुआ तो वहाँ होटल में काम करता था, तो वहाँ पर तो सब देश नहस हो गई है। इस वजह से वो कहाँ पर है, क्या है, हमने कांटेक्ट लगा रहे हैं, यहाँ से कोशिश कर रहे हैं बातचीत करने की, कोई पता लगता है ही नहीं। तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि हमारे बच्चों का से कोई खबर मिले। तो हम इसलिए उसके आभारी हैं, आप लोग गवर्नमेंट से आभारी हैं कि हमारे बच्चों का कोई खबर मिले। आप देख रहे हैं देश दिन भर और दिल्ली के जंतर मंतर पर हुई किसान गजेंद्र की मौत का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब समाजवादी पार्टी ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग कर दी है। दिल्ली में भूमि बिल के विरोध पर आम आदमी पार्टी की रैली के दौरान राजस्थान के किसान की खुदकुशी के मामले पर सियासत जारी है। आज समाजवादी पार्टी ने इस मामले को राज्यसभा में उठाया और उसकी सीबीआई जांच की मांग की। कि जो लोग उसके लिए जिम्मेदार हों उनके खिलाफ कार्रवाई हो, पर इससे बड़ी बात कि मृतक परिवार के, गजेंद्र जी के परिवार के जो लोग जिस तरह की इंक्वायरी चाहें उस तरह की इंक्वायरी केंद्र सरकार को करना चाहिए। और मैं समझता हूँ सीबीआई जांच होनी चाहिए इस पूरे प्रकरण की, जिससे भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोका जा सके। आम आदमी पार्टी की रैली के दौरान किसान गजेंद्र ने पेड़ से लटककर जान दे दी थी। आपको बता दें कि उसके बाद इस घटना पर जमकर बवाल हुआ था। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2 दिन बाद माफी मांगी थी, लेकिन उसके परिवार वाले मौत की जांच करवाने पर अड़े हुए हैं। चलिए तो देश दिन भर में आज मेरे